पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कैसे भारत में देशी रियासतों का विलय हुआ। सरदार पटेल के समझदारी एवं सूझबूझ से अधिकतम देशी राज्यों का भारत में विलय हो गया, उसके बारे में पढ़ा था। फिर पढ़ा गया किस प्रकार जम्मू कश्मीर के लिए कुछ समस्याएं आ गई। यह भी पढ़ा कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति क्या है। अभी वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की जो विशेष प्रावधान था, जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसको समाप्त कर दिया और समाप्त करने के साथ ही उसको 2 भागों में भी बांट दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। और इस प्रकार भारत में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या हो गई 28 और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। अब इसके बाद हमको इससे आगे पढ़ने हैं। इससे आगे हमको पढ़ना है राज्यों का पुनर्गठन। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और लागू होने के कुछ दिनों के बाद ही कुछ समस्याएं शुरू हो गई। वह समस्या क्या थी? तो लोग भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगे, अलग राज्य की मांग करने लगे, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आंदोलन उग्र होता गया और जब कुछ लोगों ने आत्मदाह कर लिया, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। भाषा के आधार पर गठित यह पहला राज्य है, इसलिए इसको याद रखना है हमें। 1953 में और इसी के साथ सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग एक कमीशन बैठा दिया। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया। उस आयोग ने अपना काम किया और 1955 में अपना रिपोर्ट सौंप दिया। उसने सिफारिश किया कि 16 राज्य हैं जिनको भाषाई आधार पर बनाया जा सकता है और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 16 राज्यों की उसने सिफारिश की। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या उस समय की सरकार ने कुछ उसमें संशोधनों के साथ इसको मान लिया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ गया। अब कानून आ गया 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब? 1956, ये याद रखना है। भाषा के आधार पर पहली राज्य का गठन 1953 आंध्र प्रदेश, तो इसे याद रखना है। और 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया, कानून आ गया 1956 में और इसी के साथ राज्यों का गठन का मार्ग खुल जाता है। राज्य आए आंध्र प्रदेश। पहले मैंने कहा कि 16 राज्य, पहले हम देखेंगे 16 राज्य थे कौन कौन। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, मैसूर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य हो गए। 14, लेकिन 16 राज्य तो 2 और कौन हुए? बाद में देखा गया कि बम्बई पर कुछ समस्याएं इस प्रकार आ गई कि इसमें गुजराती वाले हैं, यानी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात, ये भाषा के आधार पर इनमें भी आपस में दंगे शुरू हो गए और उसी को ध्यान में रखते हुए 1960 में बम्बई से गुजरात को काट करके अलग एक राज्य बना दिया गया। अब बाकी जो बचा उसको महाराष्ट्र कहा गया। तो पहले से बम्बई को जोड़ा गया था, एक और बम्बई महाराष्ट्र हो गया और गुजरात एक और कट गया। ये हो गया 15वां, यानी 15वां राज्य हो गया। फिर एक 16 राज्य का जो बात कहा गया था, पंजाब था। पंजाब में हिंदी भाषी लोग और पंजाबी भाषी लोग, इनके आपस में भी उनके भी उसी प्रकार से दंगे शुरू हो गए और सरकार ने हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसको काट करके अलग एक हरियाणा राज्य बना दिया। पंजाब तो रहे, हरियाणा, 16 राज्य हो गए। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के साथ इन राज्य का भी आगमन हो गया।
फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये पहले केंद्र शासित प्रदेश पर रखे गए थे, लेकिन बाद में इनको भी राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम 22 हो गए, और 14 के बाद इधर हो गया 15, गुजरात हो गया, एक हरियाणा हो गया 16, असम से नागालैंड और मेघालय 2 राज्य बन जाते हैं, 17-18 राज्य हो गए। 19वां हो गया हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, 22 हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। उसके बाद गोवा, गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में राज्य का दर्जा मिल गया। गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, तेलंगाना करके, यानी इस तरह से 29 राज्य थे, जिसमें से 2019 में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर, 29 कुल जो राज्य है उसमें से जम्मू कश्मीर को फिर से हटा दिया, राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, और इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये बनते हैं। तो एक जो 29 राज्यों में से एक राज्य अगर हट गया तो 28 बच गए, कुल राज्यों की संख्या 28। अब हमको याद क्या क्या करना है, इतने ये डाटा जो इसमें हमने लिखा है उतना तो नहीं रटा जा सकता है, तो हमें याद रखना है 1953 में तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये लागू हो गया। और उसके बाद कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं कि नागालैंड किस राज्य से काट करके नागालैंड को बनाया गया, चाहे मेघालय थे, असम से है। गुजरात है, किस राज्य को काटकर बनाया गया? तो बम्बई से। उसके बाद हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। उसके बाद हो गया गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल रहेगा। कौन से राज्य हैं जो 2000 में उभर करके आए, यानी नए राज्य बनते हैं? कौन कौन राज्य थे? 3 राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, ये तीनों एक साथ याद रखेंगे। तेलंगाना, हाल के दिनों में 2014 में तेलंगाना आया। अब उसके बाद हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन? तो पहले से बने हुए थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन समय के साथ जब आए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, इनको राज्य केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया, इसीलिए यहाँ पर हमने कट कर दिया, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश अब नहीं रहे। तो केंद्र शासित प्रदेश में एक दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार 2, लक्षद्वीप 3, चंडीगढ़ 4, दादर और नगर हवेली 5, पांडिचेरी 6, दमन और दीव 7, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 9 हो गए कुल केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 3, भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत सरकार राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, राज्य बना सकते हैं, राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है और नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। उसी अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार ने बाद में कुछ राज्यों का भी नाम भी बदला। जैसे मैसूर है, मैसूर का नाम कर दिया गया कर्नाटक। अभी तो उड़ीसा है, उसका भी नाम हो गया ओडिशा। उत्तरांचल है, इस उत्तराखंड का नाम कह दिया गया, उत्तरांचल कर दिया गया। तो नाम में भी परिवर्तन
पांडिचेरी है उसका पुदुचेरी, यानी केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि नए राज्य का गठन भी कर सकती है और नए राज्य का नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है, राज्यों के पुनर्गठन के बाद हमको पढ़ना है भाषा की राजनीति, लैंग्वेज पॉलिटिक्स। सबसे पहले इसमें जानेंगे भाषा का क्या महत्व होता है। भाषा के द्वारा ही तो, भाषा है क्या, भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाता है, अपने जो भाव है उसको पहुंचा पाता है या दूसरे का समझ पाता है। भाषा लोगों में भावात्मक एकता स्थापित करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है और उसको सशक्त भी बनाता है। प्रत्येक राष्ट्र का एक भाषा होना चाहिए। ऐसे कुछ देश हैं जिनमें एक से अधिक भाषा है, 2 राष्ट्रभाषा है। वैसा तब हो सकता है जब किसी राष्ट्र में जो बोलने वाले लोग हैं, जो भाषा वाले लोग हैं, वे 2 भाषाओं का यूज करते हों। तो उसका एग्जाम्पल है कनाडा है। कनाडा पे अंग्रेजी और फ्रेंच चलता है, दोनों राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में है। स्विट्जरलैंड में 4 चलता है, इसमें आता है जर्मन, फ्रेंच, रोमन, स्विस, यह भी संभव 4 राजभाषा हो सकता है। भारत की स्थिति भिन्न है। भारत की स्थिति, भारत में भी ऐसा नहीं है एक से अधिक किया जा सकता है। भारत में यह है कि बहुसंख्यक लोग हैं, वे हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी भाषी बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, बहुत से अधिक राज्य हैं, उनका पॉपुलेशन भी अधिक है। इसीलिए जब संविधान बनाते समय यह जब विवाद चला कि भाषा कौन सा हो, हमारी राजभाषा कौन सा हो, उस समय यह तय किया गया, सब बहस के बाद यह तय किया गया, एक विचार दिया गया कि हिंदुस्तानी भाषा को राजभाषा बनाया जा सकता है। हिंदुस्तानी भाषा है क्या? हिंदुस्तानी भाषा में आते हैं हिंदी और उर्दू का वह मिला जुला रूप है। लेकिन अंततः यह तय किया गया कि देवनागरी लिपि में जो लिखित हिंदी होगा उसी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। और यह तय किया गया कब? 15 साल बाद 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू और कहा गया 15 साल के बाद राजभाषा का रूप हिंदी ले लेगा, यानी 1965। साथ ही संविधान की तो राजभाषा के लिए यहाँ तय हो गया कि 15 साल बाद हिंदी राजभाषा हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया, यानी उनको संवैधानिक दर्जा मिला। कौन कौन वे भाषाएं हैं? 14 भाषा। 14 भाषाओं में है संस्कृत, उर्दू, असमिया, हिंदी, तेलुगु, बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और कश्मीरी। यह 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दे दिया गया। यह सवाल के लिए हमको इतना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, या 4-5 बार जब रिपीट कर लेंगे, याद करेंगे, तो यह जरूर इतना ध्यान आएगा कि 8वीं अनुसूची में उसको जगह दिया गया है कि नहीं दिया गया है। कौन कौन 4 भाषा दिया रहेगा, उसमें किस भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा नहीं दिया गया है और किसको दिया गया है। फिर उसके अलावा फिर जैसे जैसे समय बीतते गए, आगे दौर आया और 8 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। 14-8 हो गया। कुल 22 भाषा है जिनको संवैधानिक दर्जा मिल गया, 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 यह याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि 15 साल बाद राजभाषा हिंदी हो जाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यह कहा गया, अच्छा 1963 में राजभाषा अधिनियम के तहत 1965 के बाद भी यह कहा गया कि 15 साल बाद, 1950 से 15 कहेंगे तो 15 साल के बाद हिंदी राजभाषा हो जाएगी। लेकिन जैसे यह कहा गया
जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, गैर हिंदी भाषी लोग हैं, उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनके विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दबाव में आकर सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम लाया, जिसके तहत कहा गया कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी जारी रहेगा, यह कह दिया गया। 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आ गए और उनके आने के बाद फिर से दंगों के भाषाई दंगे प्रारंभ हो जाते हैं, भाषा के नाम पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और इन समस्याओं को थोड़ा सुलझाते हुए उन्होंने 1967 में राजभाषा अधिनियम फिर से लाया और उन्होंने कह दिया कि 1965 में जो निर्धारित सीमा था, वह सीमा होने के बाद भी अंग्रेजी का यह प्रयोग जारी रहेगा। कब तक? जब तक कि राज्य सरकारें ऐसा चाहेंगी। राज्य सरकारें चाहेंगी तो उसके बाद भी वह चलता रहेगा। और इसके साथ ही नियम क्या बना दिया गया कि अगर हिंदी भाषी राज्य, दो हिंदी भाषी राज्य हों, अगर कोई दो हिंदी भाषी राज्य हो तो आपस में अगर पत्र व्यवहार करना हो तो हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। बिहार सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई पत्र व्यवहार करती है तो हिंदी में वह अपना पत्र भेज सकती है। अगर हिंदी नहीं, अन्य भाषा है, कोई अन्य भाषी अगर राज्य हो और हिंदी भाषी राज्य हो तो अपना भाषा में आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी का ट्रांसलेट, इसका अनुवाद भी आपको भेजना होगा। फिर कहा गया कि राज्य सरकार अगर चाहती है कि केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार करें, बिहार वाला चाहेगा केंद्र सरकार से हम हिंदी में कहें, आंध्र प्रदेश वाला तेलुगु में, कोई राज्य है अपना अपना सब भाषा में भेजना शुरू करेंगे तो कितनी समस्याएं होंगी। उसके लिए कहा गया कि अपने आप जो लैंग्वेज है उसको तो यूज कर सकते हैं, उसके अलावा अंग्रेजी में तब जरूर उसका अनुवाद होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा में भेज सकते हैं, अंग्रेजी अनुवाद भी होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है भाषाई दंगे, यानी भाषा के नाम पर भी दंगे हो जाते हैं। भाषा के नाम पर लोगों को भगाया जाता है, भाषा के नाम पर लोगों को मारा पीटा जाता है। तो ये भाषाई दंगे होने का कारण क्या है? पाया जाता है कि पहला एक कारण हो गया हिंदी भाषी लोगों की विशाल संख्या। भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, यानी बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर हिंदी बोला जाता है, उनकी जनसंख्या भी अधिक है। तो बाकी लोगों को जब लगता है कि हिंदी भाषा ज़बरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, तो वे विरोध करते हैं, क्योंकि उनको विरोध करना है इसलिए विरोध करते हैं। इस नाम पर भी लड़ाइयाँ होती है। 1956 में भाषाई आधार पर राज्य स्थापना के लिए विधिवत शुरुआत कर दी गई कि भाषा के आधार पर, अगर आप भाषा के आधार पर भी राज्य का निर्माण करते हैं तो भाषा के आधार पर और लोग भी राज्य की मांग करेंगे। महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास के जो नागपुर वाले इलाके के लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, वे विदर्भ की मांग करते हैं। जो पश्चिम बंगाल है, नेपाली भाषा को दे दिया गया 8वीं अनुसूची में स्थान, तो वे लोग भी अपनी भाषा के आधार पर गोरखालैंड की मांग करते हैं, उसके नाम पर भी तोड़फोड़ मचाते हैं। भाषा का था अंग्रेजी का प्रयोग जारी आज भी, यानी इतना समय बीत जाने के बाद भी अंग्रेजी जो जानने वाले लोग हैं उनका प्रभुत्व है, वर्चस्व उनका है और वे अपना अधिकार को खोना नहीं चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पर जमे हुए हैं। तो बाकी जो लोग हैं यानी गैर अंग्रेजी भाषी लोग, वे इसको देखते हुए वे मांग करते हैं, अंग्रेजी को मांग करते हैं, हटाने का मांग करते हैं। तो इसके चलते लड़ाइयाँ होती है। अनुच्छेद 343 में कहा गया हिंदी राजभाषा हो जाएगा 15 साल के बाद, लेकिन 345 में फिर कह दिया गया राज्य सरकारें द्वितीय राजभाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग कर सकती हैं। क्षेत्रीय भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान
कुछ लोग लड़ाइयाँ करते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी 8वीं अनुसूची में डालने के लिए, क्योंकि 8वीं अनुसूची में अगर हम डाल देते हैं तो उस भाषा को संवैधानिक दर्जा हासिल हो जाता है। अब सवाल उठता है, संवैधानिक दर्जा अगर हासिल हो गया तो क्या होगा, उससे क्या फायदा होता है। क्षेत्रीय भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलने पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उस भाषा की पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती है, शिक्षण प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, और साथ ही उस भाषा के माध्यम से लोक सेवा की परीक्षाओं में भी आप बैठ सकते हैं। तो यही इसका फायदा होता है। यहाँ तक जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियाँ समाप्त है, लेकिन इसी के साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने हैं। राज्य और राजधानी, भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं और उसकी राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी। इसी तरीके से सभी राज्यों को लिखना है। कितने राज्य हैं टोटल? 28 राज्यों की राजधानी लिख लेने हैं और उसको याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र कितने हैं? दिल्ली की राजधानी दिल्ली, और बाकी जो संघ शासित क्षेत्र हैं उन सबको आप लिखेंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी, जम्मू कश्मीर का राजधानी जम्मू और श्रीनगर। अब दो कैसे, एक बात यह है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, जब गर्मी बढ़ जाती है तो ऊपर पहाड़ों की तरफ राजधानी ले जाया जाता है, श्रीनगर ले जाते हैं, ये हो गया ग्रीष्मकालीन। और शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन हो गया श्रीनगर, और शीतकालीन तब जम्मू में हो जाता है। लेकिन इस बार यह देखा गया कि जम्मू कश्मीर में जो गर्मी के दिनों में श्रीनगर जो राजधानी चला जाता था, अब की बार बहुत ही कम महकमा को उसमें ले जाएगा। जितनी ज़रूरत है उतने ही सामान ले जाया गया, ज़्यादा सामान नहीं ले जाया गया। अब भविष्य में कैसा होगा, लेकिन हालांकि इसमें सरकार के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। एक जगह से राजधानियाँ उठा करके सब दूसरे जगह लेके जाना, फिर उसको लाना, तो ऐसे याद रखना है। श्रीनगर हो गया ये ग्रीष्मकालीन और ये हो गया शीतकालीन राजधानी। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, इसकी राजधानी क्या है ये आप लोगों को बताना है।